अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलैन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। इंग्लिश एसे का एक अच्छा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं और जीके बैच 3 और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सेशन जो है वो फुल अपने ज़ोरों शोर से चल रहा है। सो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि सीएसएस 2024 बहुत नज़दीक आ चुका है, तो उसके लिए भी एस एवेल्यूएशंस भी जारी हैं। तो अगर आपने अपनी एसएस की वैल्यूएशंस करवानी है तो आगे जाके आपको इसी चैनल का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जिस तरह की ये वैल्यूएशन है इससे मज़ीद बेहतर भी वैल्यूएशंस आपको मिल सकती हैं अगर आप रजिस्टर हो जाते हैं। तो आज हम आपके साथ डेमोक्रेसी के टॉपिक के ऊपर बहुत एक अच्छी सी आउटलाइन डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है लेकिन उसमें भी मिस्टेक्स हैं। वो मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा साथ साथ के क्या हैं और मैंने किस तरह से उनको इवेल्युएट किया है। So let us get into the video and start learning about English essay. जी, तो टॉपिक है जो कि मैंने इनको असाइन किया था, द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिवेंशन ऑफ वॉर्स एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस 2024 के हवाले से भी और पीएमएस जो है उसके हवाले से भी। द रीज़न इज़ कि आजकल हर तरफ जंगें ही चल रही हैं। आपको गजा में भी वॉर नज़र आ रही है, आपको रशिया यूक्रेन की भी वॉर नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली इट इज़ समथिंग टू वरी अबाउट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डेमोक्रेसी को देखें तो इसके बारे में एक ये टॉपिक प्लॉजिबली बन सकता है कि डेमोक्रेसी जो है वो वॉर्स को प्रिवेंट करती है और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है। ठीक है, सो दिस टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन आ गया। देन वी हैव डिसाइफरिंग डेमोक्रेसी एंड इट्स मेजर एलिमेंट्स। तो ठीक है, ये एक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या फिर डिफाइनिंग का पैराग्राफ होता है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो अच्छी बात है, ना भी लिखना चाहें तो काम चल जाता है। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होती कि आपने हर टर्म को लाजमी डिफाइन करना है या उसके एलिमेंट्स लाजमी बताने हैं। हाउ डेमोक्रेसी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वॉर्स। तो बड़ा अच्छा इन्होंने अपनी आउटलाइन को स्ट्रक्चर किया है कि नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करेंगे कि दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ वॉर्स और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उनको इकट्ठा एक ही हेडर के अंदर लिखना शुरू कर देंगे। 5 6 या 7 8 पॉइंट्स उसमें देंगे एंड देन दे मूव ऑन। लेकिन इन्होंने उन दोनों को अलग-अलग एड्रेस किया है। सो ये एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड ऐसे जो है वो अच्छा लगता है। प्रिवेंशन ऑफ वॉर बाय कंसल्टेशन एंड नेगोशिएशंस, बिल्कुल ठीक है। केस इन पॉइंट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। 1962 में जो मिसाइल क्राइसिस हुआ था तो उसमें दो अमेरिकन नेवी के जो सबमरीन में थे, आई थिंक उन्होंने फैसला किया था कि जी ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि रशिया की जा रही सबमरीन थी या फिर शिप थे। और उनमें से एक था जिसने कहा था कि नहीं, आई कैन नॉट अप्रूव, वी डू नॉट हैव एनी सर्टेनिटी कि ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड्स की शिप या सबमरीन है। सो आई विल नॉट अलाउ इट। तो इस तरह से डेमोक्रेसी के ज़रिए, कंसल्टेशन के ज़रिए और निगोसिएशन के ज़रिए वॉर्स प्रिवेंट हो सकती हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ वॉर थ्रू रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल ठीक है जी। केस इन पॉइंट जॉन लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है तो आपका जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी पता होगा। और जॉन लॉक ने लॉ ऑफ नेचर के बेस पे अपना जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सप्लेन किया था। तो रूल ऑफ लॉ को अगर प्रमोट करती है डेमोक्रेसी तो डेफिनेटली इट कैन प्रिवेंट वॉर्स। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्री थ्रू गुड गवर्नेंस। तो एक तो प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करती है और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करके ये किसी भी मुल्क में स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करती है। केस इन पॉइंट पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलिहा लोधी। बुक का आपने रेफरेंस दे दिया है। रीटूलिंग इंस्टीट्यूशन प्रॉबेबली उसके चैप्टर का नाम है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। नंबर 4, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बाय द डिवीजन ऑफ पावर्स इन अ कंट्री। डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं होता जी, सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। बड़ी एक की टर्म है, बड़ी बुनियादी टर्म है जो आप बेसिकली यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेट ज़्यादा करते हैं। और अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर्स के लाइक पायनियर की बात करें या जो मेजर प्रोपोनेंट है वो है मॉन्टेस्क, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। केस इन पॉइंट डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं, अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स आएगा इन द यूएसए। यूएसए के साथ दा आता है हमेशा, यहाँ पे दा भी लगाना ना भूलिएगा। हाउ डेमोक्रेसी प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स। प्रमोशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स इन अ डेमोक्रेटिक नेशन। जी ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स जो है वो
कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन जो है वो माइनॉरिटी के राइट्स जो हैं उनको भी प्रमोट करती है। सो वैलिड पॉइंट। केस इन पॉइंट, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। अब यहाँ पे मेरा एतराज़ ये है कि देखिए, एक तो हम इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिस्ट में भी आती हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी कई दफ़ा पब्लिश होती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान खुद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करता है। तो इंडिया में जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स है वो कोई इतनी नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आती। इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल थिंग, और मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे जो होमोजेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी है वो चल रही है हिंदुत्व की बेस पे। सो दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल एग्जांपल। मेरे ख्याल में आपको इस तरह की एग्जांपल नहीं देनी चाहिए। इससे बेहतर कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं। आप लाइक यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल दे सकते हैं, आप फ्रांस की कह सकते हैं, या फिर आप जर्मनी की कह सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू। लेकिन इस तरह की स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट करने के हवाले से बदनाम हो, उसकी एग्जांपल ना दें। Promotion of human rights by good institutions and inclusive governance. By good ने via UNO and other organizations, simple as that. Good institutions की बजाय via UNO and other organizations. Case in point, violations failed by Darren Acemoglu and James A. Robinson. जी ठीक है, inclusive institutions का concept वहीं से आता है। नंबर 3 है जी, safeguarding human rights by providing ये ब्रैकेट में पीपल लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग दैम बेसिक राइट्स ऑफ स्पीच, असेंबली, रिलीजन एंड एजुकेशन। तो ये जो ब्रैकेट में आप लिखते हैं, ब्रैकेट में ना लिखें, इसको सिंपल इंग्लिश में रहने दें, बेहतर है। और केस इन पॉइंट, अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट एंड अब्राहम लिंकन। जो अब्राहम लिंकन साहब हैं वो सिविल वॉर के दौरान थे, सिविल राइट्स मूवमेंट में नहीं थे। सिविल राइट्स मूवमेंट जो है वो हमें 1960s और 70s में देखने को मिलती है अमेरिका में, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जबकि जो अब्राहम लिंकन है, ही वाज द वॉर टाइम प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इन 1860, और 65 में आई थिंक दोबारा री इलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन फिर उनको असैसिनेट कर दिया गया, या फिर ही वाज शॉट बाय जॉन विल्स बूथ। सो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो दो चीज़ें रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है उनको आप एक दूसरे के साथ ना मिलाएं। ऑल्दो आपका पॉइंट ऊपर अच्छा है, बट अगर आपकी एग्जांपल्स मैच नहीं कर रही, वो प्लॉजिबल नहीं है, तो दिस शोज़ कि देयर आर गैप्स इन नॉलेज, और आपने मे भी कहीं से रट्टा लगाया हुआ है कि जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स का नाम आएगा वहाँ पे मैंने अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट और अब्राहम लिंकन को लिख देना है। ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। नंबर 4, प्रमोशन ऑफ विमेन एम्पावरमेंट इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। जी डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं वो विमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करती हैं। केस इन पॉइंट, जेंडर इक्वालिटी इन स्वीडन एंड फिनलैंड। बिल्कुल ठीक है। hurdles in the way of democratic nations for getting benefits from democracy। इसकी बजाय बेहतर है कि hurdles in the way of democratic nations reaping the benefits of democracy। ठीक है जी, बेहतर है कि ये लिख लें आप। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। केस इन पॉइंट पाकिस्तान। जी ठीक है, इम्बैलेंस पावर स्ट्रक्चर है। सेकेंडली, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एट गवर्नमेंटल लेवल। तो कि क्यों डेमोक्रेटिक नेशंस जो हैं वो डेमोक्रेसी से फ़ायदा नहीं उठा रही अब तक, तो उसमें हमें एक तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आता है, दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, और तीसरा है वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स ऑफ एजुकेशन, political participation and decision making. Obviously women are a large chunk of population, almost 50% of every population women होती है। तो अगर उनको ही उनके राइट से महरूम कर दिया जाए तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है। ठीक है, सो वेरी वेल डन। और आगे लास्ट में हमें वे फॉरवर्ड मिल जाता है। वे फॉरवर्ड में आता है जी, फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बाय प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री। इन अ कंट्री की बजाय अक्रॉस द स्टेट्स कह लें, इन एवरी कंट्री में भी चले, इन अ कंट्री भी चल जाएगा। तो पहले तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आपने प्रमोट करना है थ्रू प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली, कलेक्टिव एफर्ट्स बाय स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स फॉर इरेडिकेटिंग नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो स्टेट्स और गवर्नमेंट्स जो हैं वो कलेक्टिव एफर्ट्स भी करें ताकि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं उनको थोड़ा सा पीछे रखा जा सके, उनका रोल बहुत ज़्यादा ना हो गवर्नमेंटल जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर।
And third, we have promotion of peace and stability by peaceful negotiationism in case of negotiations. सॉरी, यहाँ पे दरमियान में इन्होंने स्पेस नहीं दी तो मुझे इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है। प्रमोशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी बाय पीसफुल नेगोशिएशंस इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो फिर भी पीसफुल नेगोशिएशन से पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए। एंड लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा, उसको ऐड कर दे तो आई थिंक कि दिस इज़ अ वेरी गुड आउटलाइन। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी थी। मेजर पॉइंट्स जो हैं इनके ठीक हैं, बस एक तो एग्जांपल्स का इशू आया था, और इसके अलावा एक तो ये आई थिंक मसले मसाइल हैं, इनको भी आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स। ब्रॉड बेस्ड डिसीजन मेकिंग या फिर प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है, ये डेमोक्रेसी की ब्लेसिंग है, तो इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। So I hope that this video was helpful for you and it will help you in your upcoming attempt of CSS, PMS, तहसीलदार और any other एग्ज़ाम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने जीके पढ़ना है वो जीके के बैच 3 में आ सकते हैं, अभी भी एनरोल हो सकते हैं। जिन लोगों ने ऐसे वगैरह और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का भी सेशन स्टार्ट हो चुका है, यू कैन एनरोल फॉर दैट सेशन एज वेल। And this is pretty much it. Make sure that you like and subscribe and share this channel with your friends, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care. Allah Hafiz.